यहाँ सभी आमंत्रित अतिथिगण को शुभ संध्या। आज इस शुभ पावन संध्या बेला में आप सभी लोगों का अपने आयोजन स्पोकन इंग्लिश चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन में सहृदय स्वागत करते हैं। इस आयोजन के संचालन को सुचारू रूप देने से पहले हम सब अपने सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर को याद करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करने को केंद्रीय पुस्तकालय की सहायिका पुस्तकालय अध्यक्षा श्रीमती श्वेता चौरसिया महोदया को आमंत्रित करना चाहते हैं। कृपया महोदया आएं और प्रार्थना के द्वारा हम सबकी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस प्रोग्राम के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता कि हम सब एक होकर इस प्रोग्राम में आए हैं पिता। इस प्रोग्राम को आप अच्छी तरह करें पिता। आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी आशीष को मांगते हैं पिता, और हमारे प्रोग्राम को सक्सेस हो सके पिता, ये आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, हम अपने टॉक एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष सर के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो यहाँ आए हैं पिता, उनको आप आशीष दें पिता, उनको ब्लेस करें पिता कि वो अच्छी तरह इस प्रोग्राम को कर सके पिता। उन्हें ज्ञान बुद्धि ताकत दे पिता कि हर एक स्टूडेंट को वो जो कुछ भी एक्सप्लेन करें पिता, वो सबके लिए प्रोग्रेस के लिए हो सके पिता, और हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता। इस लाइब्रेरी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, लाइब्रेरी में कोई भी कमी घटी ना हो पिता, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पिता, कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी कमी घटी हो पिता, और हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता। पिता, सारे स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन जितने भी हुए हैं, स्टाफ की सबको उपस्थिति की मांगते हैं पिता, सारे स्टूडेंट आ सकें पिता, इस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले हो सके पिता, और सारे स्टूडेंट का बेनिफिट को मांगते हैं पिता। इस प्रोग्राम से जो कुछ भी वो सीखेंगे उनके लाइफ के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके इंटरव्यू के लिए, उनके सब के लिए वो बेनिफिट हो सके पिता, और हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता। हम क्या मांगते, सब कुछ आप देने वाले में खुदा है, आपने छोटी बड़ी सारी आशीषें दी, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। सारे प्रोग्राम को फिर से आपके हाथ में देते हैं पिता कि हम सारे प्रोग्राम को अच्छी तरह हो सके और सक्सेस हो सके पिता, और हम आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता। सेंट्रल लाइब्रेरी स्टाफ की तरफ से, सारे स्टाफ की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से आपका धन्यवाद करते हुए पिता, छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। केंद्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष श्रीमान क्रिस्टोफर सुधीर जॉर्ज महोदय जी को वे इस आयोजन के विषय में कुछ बहुमूल्य शब्दों के द्वारा हमारे आयोजन को गुलजार करेंगे। I can talk English, I can laugh English, I can walk English। किसी ने सुना है? किसने बोला है? कोई बता पाएगा? स्टूडेंट में से कोई? किसी फिल्म का है स्टूडेंट को, किसी को मालूम है? अमिताभ बच्चन की मूवी है ये, और उसके आगे वो ये बोलता है बिकॉज इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज। और फिर उसके आगे अगर आप उस क्लिप को देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें बोलता जाता है, और जो सुनने वाला है वो बहुत परेशान हो जाता है। हमारी इस टॉक का एक ख़ास उद्देश्य था, और अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी जीवन का एक सीक्रेट आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आप लोग बताएंगे नहीं किसी से। शेयर कर दूँ? मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा और यूपी बोर्ड से पढ़ता था, और हमेशा इंग्लिश बोलने में हमेशा स्ट्रगल रहा। और जब मैं स्टूडेंट में लाइफ में था तो ऐसी हालत होती थी कि अगर किसी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को या व्यक्ति को देख लेते थे तो उससे मैं 4-5 फुट दूरी बना के रखता था कि अगर मैं इसके पास चला गया और इसने कुछ बोल दिया तो क्या मेरी हालत होगी। बट टाइम चलता गया और कुछ ऐसे हेल्प मुझे मिली जिसके द्वारा बाय गॉड्स ग्रेस आई एम एबल टू टॉक इन इंग्लिश नाउ। सो मुझे मालूम है आज भी हमारे बहुत से स्टूडेंट इसमें स्ट्रगल करते हैं, और इसी सीक्रेट को ध्यान में रखते हुए
मैंने हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष से इसको बहुत ही पर्सनली शेयर किया, क्योंकि ये बात मेरे मन में बहुत दिनों से थी कि बीइंग अ लाइब्रेरियन मुझे अपने यूज़र के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जो उनके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बने। और तभी ये टॉक का एक तरह से जन्म हुआ और हमारे एक्सपर्ट ने उसको बहुत ही ग्लैडली स्वीकार किया और उनकी अवेलेबिलिटी के अनुसार हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा, जो भी आप यहाँ पे सुनते हैं, लिसन केयरफुली और सुनने तक सीमित मत रहिए। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर कोई चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं कि आज आप टॉक करेंगे और कल से आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, लेकिन एक शुरुआत के लिए यहाँ पर आए हैं। क्यों ना वो दिन आज का ही हो कि आप सब लोग एक शुरुआत करें कि आज से हम एक स्टेप लेते हैं कि हम इंग्लिश बोलने में ये चीज़ें करेंगे। और जो उसकी स्पेशलाइजेशन है, जो उसके स्टेप्स हैं, वो अभी हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। तो मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, हमारे स्टूडेंट का, स्टाफ का। आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज का आपका ये समय आपकी लाइफ में बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच। अब हम इस कार्यक्रम के मुख्य समय में आ गए हैं, जिसमें हमारे अंग्रेजी विशेषज्ञ के द्वारा अंग्रेजी बोलने की कला के बारे में बातचीत को ध्यान से सुनेंगे। परंतु उसके पहले मैं अंग्रेजी विशेषज्ञ महोदय जी का परिचय कराना चाहूँगी। It is my honor to introduce Professor Dr. Ashish Alexander, is the Dean of Chitambar School of Humanities and Social Sciences and School of Film and Mass Communication, Schwartz. He is also head at the Department of English, Media Center and Radio Adan, Schwartz. He has previously worked with Pearson Education, the world's largest textbook publisher, as development editor. He has also been on the editorial board of magazine and newspapers. He has written for various media and academic publications, including the Tribune, Indian Express, Karwa Magazine, Madras Courier, Dainik Bhaskar, and others. We welcome you, sir, as an expert for the event of Spoken English Challenges and Solution. Kindly enlighten us. This is your time, sir. Sudhir sir, thank you for having me here. And I must thank you as the librarian, and I thank all the staff of the library who has so wonderfully arranged everything. And thank you for your very nice introduction. And I am very happy and very glad to see the other staff members and the students here. One of my old students is also here. I'm happy to see her. So, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकें, स्पोकन इंग्लिश उनकी अच्छी हो जाए? अगर आप सब चाहते हैं कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए, एक दूसरे के साथ अंग्रेजी में बात करिए, अंग्रेजी में कुछ वक्तव्य दीजिए, कुछ लेक्चर दीजिए, कुछ ग्रुप डिस्कशंस कीजिए, फ़ोन पे किसी से इंग्लिश पे बात करिए। क्योंकि लेक्चर अटेंड करके, जैसे सर ने कहा कि चमत्कार नहीं होगा, लेक्चर अटेंड करके आप अंग्रेजी नहीं सीख जाएंगे, राइट?
आईपीएल देखकर आप विराट कोहली नहीं बन जाएंगे। अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो उससे आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। मुझे, अगर आपको भूख लगी है तो मेरे खाना खाने से आपको फायदा नहीं होगा। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दिस टॉक, दिस लेक्चर is not going to make any significant change in your ability to speak English. आप भाषा बोल पाएंगे, उसकी क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा मेरे इस लेक्चर को सुनने से। लेकिन एक काम जो हम कर सकते हैं वो ये कि एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, क्योंकि जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो उससे एक उत्साह हमें मिलता है, और किसी भी काम को करने के लिए उत्साह बहुत जरूरी है। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग। तो मेरी कोशिश ये है कि हम आपको मोटिवेशन दे सकें, आपको डायरेक्शन दे सकें। यदि मैं अपने जीवन के बारे में आपसे बात करूं तो मेरा अब खुद का एक्सपीरियंस क्रिस्टोफर सर के एक्सपीरियंस से अलग नहीं है। आज हम थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं, हम अपना मैनेज कर लेते हैं, गुजारे लायक इंग्लिश है हमारी, ऐसा अभी भी सीख रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरा भी तकरीबन बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस जैसा सुधीर सर ने बताया है कि अगर अंग्रेजी बोलने वाला कोई स्टूडेंट हमारे आसपास आता था तो हम सोचते थे इसको अवॉइड कैसे किया जाए। जिस स्कूल में मैं जाता था, हमारे माँ बाप ने हमें कभी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं भेजा। हमारे माँ बाप ने हमें उस स्कूल में भेजा जो घर के बिल्कुल पास था। मैं और मेरी 2 बड़ी बहनें पैदल स्कूल जाया करते थे, स्कूल नज़दीक था, और प्राइवेट स्कूल था लेकिन हिंदी मीडियम स्कूल था, और बाद में उन्होंने इंग्लिश मीडियम भी शुरू किया, बट इंग्लिश भी वहाँ हिंदी में पढ़ाई जाती थी। एक नेचुरल क्यूरियोसिटी थी चीज़ों को सीखने की, भाषा को समझने की। तो जो भी भाषा हम लोग पढ़ते थे, 4 भाषाएं हम लोगों ने अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पंजाबी। आई कम फ्रॉम चंडीगढ़, तो मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो हम लोगों ने ये 4 भाषाएं। और हमेशा मेरा जो शौक़ था कि मैं कविताएं जैसे याद करता था, मुझे कविताएं याद करने का बड़ा शौक़ था। संस्कृत के श्लोक मुझे याद करने का बड़ा शौक़ था, आज भी कुछ श्लोक याद हैं मुझे। कई लोगों को इम्प्रेस करता हूँ मैं कि मुझे संस्कृत आती है बहुत अच्छी। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर स्टिल इन माय मेमोरी, बिकॉज बचपन में हम लोगों ने कोशिश करके ये चीज़ें सीखी हैं। भाषा के बारे में हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हालांकि CBSE स्कूल था मेरा, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ करती थी कि कई बच्चे जो ICSE बोर्ड के थे वो क्लास 9th और 10th करने के लिए CBSE में आ जाते थे फॉर सम रीज़न। तो हमारे स्कूल में जब हम लोग टीनेजर्स होते थे, और जब आप टीनेजर्स होते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। 13-14 साल की जब आपकी उम्र होती है, और हमारे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, तो बहुत सेल्फ कॉन्शियस है कि वो दिखते कैसे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, बहुत जल्दी एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, माँ बाप से शर्मिंदा हो जाते हैं। तो हम लोग की भी कुछ इस तरह की हालत, और अंग्रेजी के मामले को लेकर वी वर वेरी टची। तो 9वीं और 10वीं में बहुत से कॉन्वेंट के बच्चे हमारे स्कूल में आते थे, और वो अंग्रेजी में खूब पटर पटर करते थे, और हम लोगों को लगता था कि इनसे थोड़ा दूर रहे। अच्छा, ये भी लगता था कि यार इनसे दोस्ती भी की जाए, थोड़ा इनके साथ रह के कुछ सीखेंगे। लेकिन एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा रहा उस टाइम पे। बट क्योंकि जनरली लैंग्वेज अच्छी लगती थी, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसको सीखने की कोशिश हम लोग करते रहते थे। और मुझे याद है कि जब 10th क्लास के बाद, यानी 15-16 साल की उम्र के बाद मैंने अंग्रेज़ी बोलना सीखना शुरू किया। और सीखने का एक तरीका क्या था, मैं अंग्रेज़ी कॉमिक्स पढ़ने लगा। आर्चीज़ की कॉमिक्स आपको मालूम नहीं, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, तो वो हम लोग पढ़ा करते थे। फिर एक म्यूज़िक ग्रुप है बीटल्स, पुराना है, 1960s में था, उसके गाने हम लोग सुनते रहते थे। और बीटल्स बड़े अच्छे हैं इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आपने बीटल्स ग्रुप का नाम सुना है तो उसके गाने सुनिए, बहुत बहुत सिंपल गाने हैं,
वो एक ही लाइन को लेके 4-5 बार दोहराता रहेगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ? तो वो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते थे। उसके बाद कॉलेज में जब हम लोग आए, कॉलेज में माहौल बदल गया, क्योंकि कॉलेज में हम लोगों के जो क्लासमेट्स थे वो सब पंजाबी स्पीकर्स या हिंदी स्पीकर्स नहीं थे। हमारी क्लास में अफ्रीकन स्टूडेंट भी थे, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट भी थे, तिब्बतन स्टूडेंट्स भी थे, भूटानीज स्टूडेंट भी थे, लद्दाखी स्टूडेंट भी थे। तो इन स्टूडेंट के साथ अगर आपको बात करना है तो आपको टूटी फूटी अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। तो एक चीज मैंने ये महसूस की कि भाषा आपको उन लोगों से जोड़ती है जो आपके जैसे नहीं हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि भाषा पर हम लोगों की पकड़ हो, क्योंकि जो भी नई भाषा सीखेंगे हम उस नए समूह के साथ जुड़ पाएंगे। इसीलिए भाषा हमें तोड़ती नहीं है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ यही भाषा करेंगे, हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। बट वी शुड ऑलवेज फाइंड एंड लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपैंड आवरसेल्व्स, और हम उन लोगों से मिलने की कोशिश करें, उन लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें जो हम जैसे नहीं हैं। उससे ना केवल हमारी भाषा समृद्ध होती है, हमारे मन का दायरा भी समृद्ध होता है। हम लोग और खुले विचारों के हो पाते हैं। एक संकीर्णता, एक नैरो माइंडेडनेस जो नेचुरली हमारे अंदर है वो खत्म होती है। और दूसरी भाषा अगर हम सीखेंगे तो उस भाषा के कल्पना संसार में हम जा सकते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को सीखनी है। उसके बाद मैंने इंग्लिश में एमए करने की सोची, और वहाँ पे भी कई बार थोड़ा सा हम लोग दब्बू बन के रहते थे। एक तो इसलिए क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने के लिए लड़कियां ज़्यादा आती थी, तो लड़के बहुत कम होते थे, तो हम लोग हमेशा कोने में बैठे रहते थे। और लड़कियां वो सब कॉन्वेंट पढ़ के आई होती थी और खूब पटर पटर इंग्लिश बोलती थी, वैसे ही हम लोग को पसीने छूटते थे। बट जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और मैं खुद हैरान हो गया कितना उससे कॉन्फिडेंस बना। सेकंड सेमेस्टर तक आते आते आई थिंक आई वॉज अमंग द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। वो इसलिए हुआ, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, भाषा इसलिए डेवलप हुई क्योंकि हम लोग नए आइडियाज सीखना चाहते थे। मेरी बात पर गौर कीजिएगा, भाषा इसलिए डेवलप हुई क्योंकि हम नए आइडियाज सीखना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा होराइजन एक्सपैंड करे, हमारा दायरा, मन का दायरा बढ़े। इसीलिए इन नॉवेल्स में क्या लिखा जा रहा है, ये कहानी तो बताई जा रही है, लेकिन किस तरीके से बताई जा रही है, और इसमें कितने गहरे विचार हैं, इसमें मानव संवेदना की बात कितनी की गई है, मानव अनुभव की बात कितनी की गई है, मनुष्यों के जीवन में क्या क्या पड़ाव आते हैं और क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनसे कैसे जूझा जाता है। ये चीज़ें अगर हम जीने की एक कला सीखना चाहते हैं, उसके लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं अच्छी भाषा पे पकड़ रखूं। सो आई वॉज फोर्स्ड टू रीड। आई एम नॉट अ नेचुरली गिफ्टेड रीडर। आज भी अगर आप मुझे एक बड़ी किताब पढ़ने के लिए कहेंगे तो मुझे बहुत मुश्किल लगेगी, पहाड़ लगता। आज भी मैं देखता रहता हूँ कोई किताब पढ़ रहा हूँ कि कितने पेजेस रह गए, है ना, लेकिन ये भी मन में एक निश्चय रहता है कि नहीं, मुझे खत्म करना है। सो मोटिवेशन एंड निश्चय ये बहुत जरूरी चीज है। आपको मन में पूरा ये यकीन करना होगा कि मुझे ये काम करना है। पहले जब मैं नॉवल उठाता था तो एक नॉवल पढ़ने में शायद महीना लग जाता था। क्यों? क्योंकि पहले ही पेज पे 20 ऐसे शब्द होते थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं बंद कर दूं किताब को और कह दूं कि नहीं यार, होगा नहीं हमसे। एक पेज पढ़ने मुझे आधा घंटा लग रहा है, 300 पेज का नॉवल है, 900 घंटे लग जाएंगे, है ना। मेरा एक सेमेस्टर एक नॉवल पढ़ने में खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा, गीत वीत सुन लूं, गाने वाने सुन लूं, दोस्तों के साथ तफरी कर लूं, राइट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ना। बट आई सेड नो, आई नीड टू डिग माई हील्स, आई नीड टू डिग माई हील्स। आपको कदम जमाना है तो जमाना। एंड व्हाट आई डिड, हर वर्ड का मीनिंग मैंने लिखना शुरू किया।
हर वर्ड का मीनिंग लिखना शुरू किया। और उस समय हमारे पास फ़ोन पे डिक्शनरीज नहीं थी, फिजिकल डिक्शनरी के लिए साथ लेकर हम लोग लिखा करते थे। बहुत मेहनत का काम था। लेकिन एक नॉवल ऐसा पढ़ चुकने के बाद दूसरा नॉवल में हर पेज में 15 मिनट में पढ़ लेता, तीसरे नॉवल आने तक मैं 5 मिनट में पेज पढ़ लेता हूं। और आज मैं क्लेम नहीं करता कि मैं बहुत जल्दी पढ़ लेता हूं। आज भी जब मैं पढ़ता हूं और कोई वर्ड ऐसा होता है, मैं रुक कर उस वर्ड को लिखता हूं। राइट? मुझे मेरी एमए किए हुए कम से कम 30 साल हो गए हैं, बट वो जो एक ट्रेनिंग है वो आज तक मेरे साथ है, जो मुझे लगता है मुझे हर रोज इंप्रूव कर रही है। सो वो अच्छी आदत मुझे लगा जो मैंने अडॉप्ट की, वो आज एक लाइफस्टाइल बन गया। सो आई कीप लर्निंग, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू गिव। द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग सीखते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई जिसने मेरी इंग्लिश को बेहतर किया, वो थी कि जब मैं एमए इंग्लिश कर रहा था तो हमारे डिपार्टमेंट में एक रिवाज था कि हर साल के एंड में एक ड्रामा हम लोग प्रोड्यूस किया करते थे। तो थिएटर हम लोग करते थे। जो थिएटर, जो ड्रामा हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है या कोई और ड्रामा, तो उसको हम लोग मंचित करते थे, रंगमंच पर ले आते थे। हम लोग थिएटर एक्टर्स नहीं थे, लेकिन एमेच्योर एक्टर्स थे। हमारा एक टीचर था, वो ही हमें प्रिपेयर करवा के। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती थी कि एक तो कॉन्फिडेंस बनता था कि 200-300 लोग बैठे, उनके सामने आके आपको लाइंस बोलना है, लाइट आपके मुंह पे पड़ रही है, आपने मेकअप कर रखा है, कॉस्ट्यूम पहन रखा है। सो सडनली इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस लेवल। दूसरा ये कि आप महीनों महीने तक लाइनें अंग्रेजी की याद करते हैं। आप इंग्लिश की लाइंस पढ़ते हैं, याद करते हैं, और फिर बिना देखे लंबे लंबे डायलॉग आप रिपीट करते हैं। दैट मेड अ ग्रेट डिफरेंस। उसमें आप एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ बात कर रहा है, वो भी इंग्लिश में बोल रहा है, आप भी इंग्लिश में बोल रहे हैं। ना उसको इंग्लिश आती ना आपको आती, बट क्योंकि लाइनों का रट्टा इतना अच्छा लगा रखा, लोगों को लगता है अरे बड़ा बहुत बढ़िया है ये तो। पर धीरे धीरे ये जो हम नाटक कर रहे थे, ये असलियत बन गया। ये जो नाटक कर रहे हैं हम लोग, ये असलियत बन गई। आज हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप मुझे 5 मिनट 10 मिनट बुलवा लेंगे, लेकिन आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ऐसा नहीं था। सो वी नीड टू प्रिटेंड दैट वी कैन स्पीक इंग्लिश। हम लोगों को थोड़ी देर के लिए ये एक प्रिटेंड करना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा कि हम लोग अंग्रेजी जानते हैं। उसके लिए चाहे आप याद करके किसी के सामने पढ़िए। और ये बहुत अच्छी तकनीक है, ये बच्चों को सिखाई जाती है। जब छोटे छोटे बच्चे आप थे तो आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीखी थी। उसका मतलब आपको नहीं पता था, वो टीचर बताता था, बेटा ट्विंकल ट्विंकल स्टार, ऊपर तारा, यू डू नॉट नो, बट क्या होता है, लैंग्वेज, दैट्स हाउ लैंग्वेज वर्क्स, राइट? सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड फ्रॉम somebody who runs away from anybody who speaks English to somebody who's now the head of the English department. So इसका मतलब ये हुआ कि भाषा जो है ये हम लोग गेन कर लेते हैं, ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। दिक्कत क्या है, आज स्पोकन इंग्लिश पे मुझको बोलना है, तो 2 पार्ट्स हैं इसके, स्पोकन और इंग्लिश। इंग्लिश के साथ एक प्रॉब्लम जो हम लोगों के मन में है, वो आज भी ये है कि हमको लगता है कि इंग्लिश एक विदेशी भाषा है। यह इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हम लोगों पे थोप दी गई थी, और हम लोगों को अंग्रेजी से आजाद होना है, राइट? आज भी कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको कह रहे, अरे अंग्रेजी अगर है तो ये तो हमारी मानसिक गुलामी की निशानी है, राइट? और उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है? यही लोग हैं जो आपको आके कहेंगे कि अंग्रेजी मत बोलिए, अब राष्ट्रवादी बनिए, देशभक्त बनिए। ये सबसे बड़ा छलावा है। अंग्रेजी बाकी भाषाओं के समान है, और आज बहुत सारे भारतीय हैं जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं। भारत में सबसे पहले लिटरेचर में या साहित्य में नोबेल प्राइज किसको मिला था? गीतांजलि बाय
रविंद्रनाथ टैगोर। और टैगोर ने वो किस में लिखी थी गीतांजलि? बंगाली में लिखी थी, बांग्ला में लिखी थी, लेकिन फिर खुद उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे। उस समय सब लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे, चाहे राममोहन रॉय हो, चाहे बंकिम चंद्र चैटर्जी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, ये सब बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे। ठीक, तो टैगोर भी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे। उन्होंने अंग्रेजी में अपनी किताब ट्रांसलेट की। कुछ उनके अंग्रेज दोस्त थे, उन्होंने उसकी मदद की, और अंग्रेजी में पढ़ने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने उनकी टैलेंट को पहचाना, और फिर उनको नोबेल प्राइज दिया गया, जो आज तक इंडिया का एकमात्र नोबेल प्राइज है लिटरेचर में। सो अंग्रेजी ने क्या उनको रोका या उनकी मदद की? अंग्रेजी ने मदद की उनकी। और ये सच्चाई है कि हम लोग, जो इंसान है, उसके पास नेचुरल एबिलिटी है कई भाषाएं बोलने की। इसीलिए हम लोग अपने आप को ना रोकें। मैं दैनिक भास्कर अखबार में थोड़े समय के लिए मैंने काम किया। वो भी किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम यंग थे, जवान थे, तो कविताएं लिखने का शौक था, तो मैं हिंदी में लिखा करता था। तो मेरे एक टीचर ने कहा, वो केमिस्ट्री के टीचर थे, वो भी पोइट थे, तो उन्होंने जब मेरी पोएम्स को देखा, उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो दैनिक भास्कर में एडिटर है, तुम ये अपनी पोएम्स उनको दे दो और वो छाप देंगे इसको। तो मैं अपनी पोएम्स लेके उनके पास गया। तो उन्होंने देखा, कहते तुम MA इंग्लिश और कविताएं लिख रहे हो हिंदी में। मैंने कहा सर ये है सो है, तो ऐसा करो तो हमारे अखबार में थोड़ा ज्वाइन कर लो, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारा अंग्रेजी का कंटेंट भी आता है और हम चाहते हैं कोई इंग्लिश वाला यहाँ पर हो। तो इस तरह से मैं इंग्लिश ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद हिंदी अखबार के दफ्तर में मैंने काम किया। उस दफ्तर में काम करते कुछ मैंने लिखा भी, उसमें कुछ ट्रांसलेशंस भी किया। एक दिन मेरे पास एक सीनियर जेंटलमैन, ही केम टू मी एंड ही सेड कि आशीष भाई, थोड़ा काम के बाद मुझे थोड़ा अंग्रेजी में टिप्स दिया कीजिए। आप इंग्लिश MA आपने किया है और PhD कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आप मुझे, और वो संस्कृत में PhD था, लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि अंग्रेजी ना सीखने के कारण मेरी कई जॉब अपॉर्चुनिटीज लूज हो गई। तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स हम बच्चों के सामने, जवानों के सामने, और मिडिल एज तक होते तक वो आती रहती। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि इंग्लिश हम लोग सीखें। इंग्लिश ने कभी भी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये एक झूठ है कि अंग्रेजी ने हमारी भाषाओं को नुकसान पहुंचाया। ये सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो आपको सुनने में नहीं मिलती है। हमें ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है कि इंग्लिश आई और हमारी भाषाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इंग्लिश आ गई इसलिए हिंदी आगे नहीं बढ़ सकी, इंग्लिश आ गई इसलिए तमिल आगे नहीं बढ़ सकी। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे जो शुरुआती राइटर्स थे वो सब इंग्लिश में पारंगत थे, और इंग्लिश से प्रेरणा लेकर उन्होंने हिंदी के साहित्य की सृजना की है। ये एक इनकन्वीनियंट ट्रूथ है, कड़वा है लेकिन सच है। मलयालम भाषा में जो पहला नॉवल आया, एक जनरल नॉलेज की बात आपको बता रहा हूं, मलयालम भाषा में जो पहला नॉवल लिखा गया वो 1879 89 में, 89 को क्या बोलते हैं, हाँ 1915 1889, द फर्स्ट नवासी 1889 में पहला मलयालम का उपन्यास यहां लिखा गया। और वो उपन्यास लिखने की प्रेरणा उनको कैसे मिली? उसके लेखक थे चंदू मेनन। तो चंदू मेनन अंग्रेजी का एक नॉवल पढ़ रहे थे, हेनरिटा टेम्पल, और वो पढ़ने के बाद उनको लगा कि मलयालम भाषा में ऐसी कोई कृति है नहीं, है ना। हमारी भाषाओं में पोएट्री थी, ड्रामा था, नॉवल नहीं था। नॉवल बहुत रिसेंटली आया है। तो उन्होंने कहा कि हमारी भाषा में नॉवल नहीं है, तो मैं ओरिजिनल नॉवल, पहले वो ट्रांसलेट कर रहे थे हेनरिटा टेम्पल को, फिर धीरे करते करते उन्होंने ओरिजिनल लिखा। तो इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स, और उस नॉवल का जो प्रेफेस है वो उन्होंने इंग्लिश में लिखा। और यही काम किया 1879 में जो पहला तमिल नॉवल आया,
लाइफ एंड टाइम्स ऑफ प्रताप मुदलियार, जो वेदनायकम पिल्ले ने लिखा। इतिहास में मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा इसको। आप में से कुछ लोग शायद IAS की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ज़रूरी चीज़ होगी। 1879 क्या होगा, 79, 89 और 79। तो 79 में पहला तमिल नॉवल आया। उस नॉवल, वो सारा नॉवल तमिल में था, लेकिन उसका प्रेफेस इंग्लिश में लिखा था। उसका प्रेफेस इंग्लिश में लिखा था, यानी इंग्लिश और तमिल को एग्जिस्ट कर रही थी, इंग्लिश और मलयालम को एग्जिस्ट कर रही थी। 1873 में मराठी में एक छोटी सी किताब आई जिसे ज्योतिराव फूले ने लिखा, उसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी 1873 में मराठी में लिखी गई, लेकिन उसका प्रेफेस जो था वो अंग्रेजी में था। तो आज हम लोग ये चीजें अजीब लिख सकती हैं, लेकिन उस दौर में अंग्रेजी और हमारी क्षेत्रीय भाषाएं साथ साथ पनप रही थी, तो उनका कभी आपस में द्वंद्व नहीं रहा। यहाँ इलाहाबाद में आपके सबसे बड़े कवियों में से एक हैं हरिवंश राय बच्चन। उनका क्या पेशा था? पोएट थे। पोएट के रूप में हम जानते हैं, लेकिन उनका खाना पीना किससे चलता था? राशन पानी उनके घर में कहां से आता था? या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। फिराक गोरखपुरी जो उर्दू के अजीम शायर हुए हैं, और हरिवंश राय बच्चन जो हिंदी के महान कवि हुए हैं, ये दोनों के दोनों अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। तो क्या अंग्रेजी ने इनकी उर्दू को, इनकी हिंदी को कुचला? नहीं। शेक्सपियर के नाटकों को, शेक्सपियर जो सबसे मुश्किल राइटर्स में से माने जाते हैं भाषा के हिसाब से, उनका हिंदी में अनुवाद किया था हरिवंश राय बच्चन ने। तो भाषाएं हमेशा एक दूसरे का पोषण करती रही हैं, शोषण नहीं करती। शोषण सिर्फ राजनीति करने वाले करते हैं। इसीलिए कभी भी इस चीज को मत सोचिए कि अंग्रेजी मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। ऐसा, ये बिल्कुल गलत बात है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज वेरी सिंपल। We as human beings have the ability to learn multiple languages. We should make an effort to learn languages. We should not have any mental block against any language. किसी भी भाषा के विरोध में हमारे मन में कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि ये भाषा अच्छी भाषा है या बुरी भाषा है। भाषा अच्छी या बुरी नहीं होती, भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग उसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल करते हैं, राइट? So you must learn the language. You must try and make effort to learn the language. मेरी introduction सब समझ पा रहे हैं? So try and learn the language. Make an effort to learn the language. और जैसा मैंने पहले कहा है, सिर्फ लेक्चर सुन के आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। उसके लिए आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, खुद दंड बैठक लगानी पड़ेगी, है ना? तभी आप मजबूत होंगे। एक चीज जो अंग्रेजी बोलते हुए हमें लगता है सबसे बड़ी समस्या क्या होती है इंग्लिश बोलने में, और हेजिटेशन क्यों होती है? सामने वाला मजाक उड़ाएगा, है ना? लेकिन देखिए कितनी अजीब चीज है कि अगर कोई अंग्रेज गलत हिंदी बोलता है तो हम कहते हैं हाउ क्यूट, है ना? ओह ही इज ट्राइंग। लेकिन अगर हमारा अपना कोई साथी गलत अंग्रेजी बोलता है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे साथ है, ये हमारी एक सोशल सिस्टम बन गया है, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की आदत यह है कि एक दूसरे का मजाक उड़ाओ। हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करते। That is the main problem is not with the language, problem is with the mindset. हम क्यों एक दूसरे को नहीं, अरे तुमने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की, वेरी क्यूट, राइट? एक आपने वो कहानी सुनी होगी, वो एक स्कल्प्टर था, मूर्तिकार था, बहुत खूबसूरत बत्तखें बनाया करता था। सुना आपने? वो बत्तखें बनाता है, तो उसकी बत्तखें इतनी कमाल की होती हैं, लगता है जैसे असली की बत्तखें हों। तो एक बार वो अपनी सब बत्तखें बना के सड़क के किनारे रख के बेच रहा था। तो एक
विदेशी वहां पर आया, फॉरेनर आया, कहता ओ दे लुक सो रियल, तो बिल्कुल सच असली लग रही हैं। कहता ऐसा करो तुम इनके ऊपर पिंजरा डाल दो, लोगों को लगेगा असली बत्तखें हैं ना। कहता सर इनके पिंजरा डालने की जरूरत नहीं है। कहता क्यों? कहता क्योंकि हिंदुस्तान की बत्तखें बहुत ज्यादा उड़ती नहीं है। कहता क्यों नहीं उड़ती यार, बाकी जगह तो उड़ती, थोड़ा ही उड़ती हैं लेकिन उड़ती हैं। कहता नहीं सर हमारे हिंदुस्तान में बत्तखें उड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उड़ने की कोशिश करती दूसरी उसकी टांग पकड़ खींच लेती है। ये हमारे इंडियंस के साथ होता। सो क्रिएट एन एनवायरनमेंट, अंग्रेजी अगर बोलना या कोई भी चीज़ आपको सीखना है उसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा और उस माहौल में एक दूसरे का उत्साह वर्धन करना पड़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। बिना सपोर्ट किए आप, और ये सपोर्ट करना ज़रूरी है क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ सोशल मैकेनिज्म। भाषा जो है ये एक सोशल मैकेनिज्म है, ये आप अकेले में नहीं सकते। क्योंकि भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि दूसरे के साथ बात करनी है, और दूसरे के साथ आप बात कब करेंगे? जब वो आपके साथ वापस बात करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को इनकरेज करें। हमारे यहाँ माहौल बनना चाहिए यूनिवर्सिटी में जहाँ हम बच्चे एक दूसरे के साथ अंग्रेजी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्लब्स हैं जो ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, या हमारे यहाँ ऐसे टॉक्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं जो बच्चे खुद दे रहे हैं, या डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, डेक्लेमेशन हो रहा है। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आप सब लोग शायद अंग्रेजी का कम से कम एक कोर्स करते होंगे अपने, उसको थोड़ा ध्यान से करिए। अगर और कुछ नहीं कर सकते, अपने टीचर पे थोड़ा जोर डालिए कि इसमें स्पोकन का एलिमेंट ज़्यादा कर दें। मैम आप हमें असाइनमेंट ज़्यादा दीजिए। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू एंड आस्क एंड मेक एन एफर्ट फॉर दैट। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई मस्ट टेल यू, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक भाषा सीखिए दूसरी को ना सीखिए। मैं चाह रहा हूं जितनी सीख सकते हैं सीखें। अच्छी हिंदी भी बोलिए, अच्छी अंग्रेजी भी बोलिए, अच्छी उर्दू भी बोलिए, अच्छी बांग्ला भी बोलिए। बांग्ला की क्लासेस भी लगा सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, है ना। तो हर भाषा को सीखिए और इस पे काम करिए। अभी तक मैंने क्या कहा है कि अंग्रेजी में दो तरह की बातें मैंने की। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट एंड टू अ ग्रोन अप मैन। Second thing what I've talked to you about is English in our Indian history and culture, right? So it is very much a part of our culture, it is very much a part of our nation, it is very much a part of our history. और इसको हमको दबाने की, हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब भाषाएं एक गुलशन की तरह, एक बाग की तरह, उसमें फूलों की तरह रह सकती हैं। किसी भी भाषा को नीचे या ऊपर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब शुरू में मैंने एक बात की थी, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। अभी जो बात की कि हम अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोल पाते, आप में से किसी ने कहा कि हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन इसलिए भी होती है क्योंकि हम लोग कई बार जानते हुए भी गलत बोल देते हैं। अंग्रेजी के साथ एक समस्या है जो सबने महसूस की होगी, आपके दिमाग में वो वर्ड बिल्कुल क्लियर है लेकिन जब आप बोलते हैं तो गलत निकल आता और आपको लगता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा या कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मुझे याद है कि हमारे साथ एक स्टूडेंट थी, उनको मालूम था कि आई के साथ डू होगा, यू के साथ डू लगता है, आई डू दिस, यू डू दिस, और ही और शी के साथ क्या लगता है, डज। शी न्यू इट इन अ माइंड दैट आई डू, यू डू, ही डज, शी डज। बट एक दिन वो ऐसे क्लास में कुछ बोलने के लिए खड़ी हुई एंड शी केप्ट सेइंग आई डू, यू डू, ही डूज, शी डूज, एंड शी न्यू दैट शी वाज सेइंग इट रॉन्ग। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसका कंट्रोल नहीं है अपनी जबान पे। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसको मालूम है इसे डज कहते हैं लेकिन वो डूज बोल रही है उसको। What does this mean? Does this mean that she is stupid? No. This means that यहां पर एक साइंस इन्वॉल्व्ड है।
भाषा की एक साइंस होती है वो इन्वॉल्व है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं है। ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आपसे कई बार लोगों ने कहा होगा जब भी अंग्रेजी बोलो तो ऊंची आवाज में बोलो, स्पीक लाउडली, है ना। हम लोग छोटे थे कहते अखबार पढ़ा करो, जोर जोर से पढ़ा करो। जोर जोर से पढ़ने का क्या मतलब हुआ? क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है? फॉर द सिंपल रीजन दैट आवर स्पीच ऑर्गन्स आर नॉट ट्रेन्ड। देखिए, हम लोग हिंदी जब बोलते हैं या अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इस पे सब लोग जरा ध्यान दीजिए एक बार के लिए। जब मैं अब जैसे हिंदी में बोल रहा हूं, ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम सब लोग इतना बोलते हैं और सोचते नहीं है कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। क्या इसमें सिर्फ मेरा मुंह इन्वॉल्व है? नहीं। नॉट ओनली माई माउथ, माउथ में माई लिप्स, माई टंग, माई जॉ, माई वोकल कॉर्ड्स, माई डायफ्राम, माई लंग्स, माई स्टमक, ये फिजिकली ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं भाई इसमें। और ना केवल ये फिजिकल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, माई न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इज इन्वॉल्व। माई ब्रेन हैज ए लिमिटेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स जो मैं पिक कर रहा हूं। कौन से वर्ड को जब मैं पिक करूंगा तो मेरा डायफ्राम और मेरे वोकल कॉर्ड्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये एक ऑलमोस्ट मिराक्युलस प्रोसेस है। कोई भी साउंड आप प्रोड्यूस करें, क, ख, ग, घ, च, छ, हर वर्ड में आप देखेंगे अलग तरीके से मेरा सिस्टम काम कर रहा है, हर लेटर में। और जब इन लेटर्स का वर्ड्स बनेगा ये उतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, उस लेटर का सेंटेंस बनेगा उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो द होल फिजियोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आपकी ब्रेथ इन्वॉल्व है भाई इसमें। आपकी ब्रेथ जो है, आपकी सांस, ये जो ध्वनि है, ये सेंसेशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, ये सब इन्वॉल्व है इनमें, और हम कभी इन चीजों के बारे में सोचते नहीं हैं। Now, why are we not able to speak another language? Because the sounds of that language are still not embedded in our system. अंग्रेजी की जो शब्द हैं, जो आपका वाक्य विन्यास है, वो अभी तक आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं बना है। उसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। इसलिए अजीब अजीब तरह से मुंह बनाने पड़ते हैं कई बार अंग्रेजी बोलने के लिए, है ना। आई, वो, तो ये सब आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको ट्रेन करना है अपने वोकल कॉर्ड्स को, अपने स्पीच ऑर्गन्स को, अपने लिप्स को, अपने जॉज को, अपने डायफ्राम को। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजी जो है ऊंचा ऊंचा पढ़िए, राइट। इसीलिए वो डज, उसके दिमाग में डज है लेकिन वो डूज बोल रही है, क्योंकि मेमोरी, आईज, ईयर्स, ये सब जो है अभी सिंक्रोनाइज नहीं हुए। सिंक्रोनाइजेशन के लिए जरूरी है कि आप उस चीज को करिए। सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है। अभी नमक हलाल फिल्म का वो बता रहे थे ना, आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, हाँ। तो उसमें अमिताभ बच्चन एक बड़ा अच्छा बच्चे के साथ एक गेम खेल रहा है, वो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तो उस फिल्म में बहुत इस तरह की चीजें हैं जो आपको बता रही हैं किस तरह से आपकी पूरी फिजियोलॉजिकल, मोटर स्किल्स, न्यूरोलॉजिकल स्किल्स सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो लैंग्वेज में ये चीज अक्सर हमें नहीं बताई जाती कि किस तरह से इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्पीच ऑर्गन्स को ट्रेन करना है। और स्पीच ऑर्गन्स को ट्रेन करने का एक ही तरीका है, स्पीक लाउडली, राइट। स्पीक लाउडली, रीड लाउडली। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। दैट इज, I think the most important thing. Do you agree with me a little bit? थोड़ा बहुत मेरी बात समझ में आ रही है कि स्पीच ऑर्गन्स को जिस दिन आपने ट्रेन कर लिया, आपकी सिंक्रोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। आपका माइंड अपने आप से वो वर्ड्स प्रोड्यूस करने लगेगा जो आप करना चाहते हैं। बट फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस रेगुलरली।
देखिए, हमारी मातृभाषा हम लोग स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। हमको हिंदी सीखने के लिए हमारे माँ बाप ने स्कूल नहीं भेजा, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए हमको जाना पड़ता। हिंदी कैसे सीख ली और इंग्लिश कैसे नहीं सीखी? क्योंकि घर में सब हिंदी बोल रहे हैं, उन फ्रेजेस को आपने पिक कर लिया। जब बचपन में मान लीजिए आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आपकी मॉम ने कहा गिव इट टू मी, तो जो बच्चा है वो क्या सुन रहा है? गिव इट टू मी। ही इज नॉट थिंकिंग ये 4 वर्ड हैं, गिव इट टू मी। वो डिवाइड करके नहीं सोच रहा है। वो तो बाद में उसको पता चलता है कि गिव वर्ड अलग है, मी वर्ड अलग है, इट अलग है, इसलिए गिव इट टू मी। तो जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं, मेरा एक दूसरा सजेशन ये, एक तो इंग्लिश जोर से पढ़िए, दूसरा सजेशन ये है कि जब आप इंग्लिश सेंटेंसेस या इंग्लिश फ्रेजेस पढ़ रहे हैं तो उनको एक वर्ड मान के पढ़िए पहले। गिव इट टू मी, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ डू यू डू। डोंट से हाउ डू यू डू, जस्ट गो विद द फ्लो क्विकली। हाउ डू यू डू 50 बार बोलिए, हाउ डू यू डू। आई विल सी यू इन 1 hour, I'll see you tomorrow. Don't break it in different words. एक चंक उठाइए जब भी भाषा कुछ, इसीलिए जब आप लाउडली भी बोल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक एक वर्ड पे मत अटकिए, चंक्स उठाइए, राइट, सो दैट यू आर एबल टू गेट द साउंड। लगातार प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस के साथ होगा, राइट, ये प्रैक्टिस के साथ होगा आपका। और प्रैक्टिस कैसे, क्या करना है आपको, क्योंकि भाषा जो है वो प्रैक्टिस से आती है, हैबिट है। जितना ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस करिए। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, बातचीत करना है, तो बातचीत करिए। आप नेट प्रैक्टिस करते रहेंगे और फिर आपको बैटिंग पे भेज दिया जाएगा, आप कभी रन स्कोर नहीं कर पाएंगे। फाइंड पीपल विद हुम यू कैन टॉक। जैसे मैंने कहा कि जब मैं कॉलेज गया तो मेरे क्लास में युगांडा का लड़का था, तो मैं उससे अंग्रेजी में मुझे बात करना ही पड़ेगा, राइट। भूटान का लड़का है तो मैं उससे अंग्रेजी में बोलूंगा ही। फाइंड पीपल विद हुम यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, कन्वर्स विद देम, टॉक टू देम, राइट। और इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो प्रैक्टिस, और दूसरा ये है सेल्फ प्रैक्टिस। कई जगह आपको हो सकता है कोई साथी ना मिले, राइट। ट्राई एंड टॉक टू योरसेल्फ, ट्राई एंड टेल। जैसे आप यहां से बाहर जाइए तो सोचिए कि इस सेमिनार में मैंने क्या सीखा। ओके, आई वेंट टू दिस टॉक, इट वाज इन द लाइब्रेरी, द टाइम वाज 3:30, देयर वाज दिस टीचर हु केम हियर, he spoke about this and he warned about this, he encouraged us about this, right। तो इस तरह की बातें कम से कम अपने से करना शुरू करिए। और नहीं तो आज का दिन कैसा रहा, नरेट करिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय बैठ के। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग आपको बताएंगे कि अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करिए। दैट आई एम फीलिंग happy, I'm feeling confused because this happened, right? So ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जैसे एक और बात हमने की कि बच्चा कैसे सीखता है, जब हमने मम्मी पापा को बात करते सुनता है। Listening is very important. Listen to the people who speak good English. जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं उन लोगों को सुनिए। दिक्कत यह है कि आजकल हमारे बच्चे अच्छी अंग्रेजी तो क्या, अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। और अच्छी हिंदी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि वो मुन्ना भैया, गुड्डू भैया उन्हीं को सुन रहे हैं, राइट। और उनका अब ये गोल बन गया है कि मुझे मुन्ना भैया बनना है या मुझे गुड्डू भैया बनना है, राइट। ये जो एंटरटेनमेंट वाली चीज है, इनको एंटरटेनमेंट तक रहने दीजिए, अपनी जिंदगी में मत उतारिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और मैं सीरियस होकर बैठता हूं, मैं जवान लोगों से, यंगस्टर से बार बार ये बात कहता हूं, क्योंकि आप लोग अपने आप को हो सकता है सोचते हो हम 18, 19, 20 साल के हो गए, हम लोग बहुत अक्लमंद हो गए। नहीं हुए। यू आर स्टिल वेरी इंप्रेशनेबल। आज भी आपको कोई
बुद्धू बना सकता है, ठीक है। सो वही मैं कह रहा हूं कि आप अच्छी अंग्रेजी तो दूर की बात, अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं आजकल लोग। जो शब्द उनके मन में ही नहीं आता उसकी जगह गाली डाल देते हैं, राइट। सो ये ऐसे माहौल में हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी अंग्रेजी बोली जाए। वो एक फैंटेसी लैंड है। सीरियल्स में, वेब सीरीज में रहना बंद करिए, उसको देखिए। ठीक है, जब हम छोटे थे हमको एडल्ट फिल्में देखने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि आपको सच, वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं पता। वो कल्पना का संसार है और जो वास्तविकता का संसार है वो अलग है। और ये माना जाता है कि जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो आपको फर्क करना आ जाता है, लेकिन शायद नहीं आता है। नहीं आता है। हो सकता है कि मैं 50 का होने वाला हूं, मुझे भी नहीं आता अभी तक। इसलिए हम इन चीजों पे बहुत कॉन्शियसली हमको सोचना है, राइट। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कॉन्शियसली इन चीजों पे सोचना है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या दोहरा रहे हैं। और ये सारी जिंदगी करना पड़ता है, राइट। सो ट्राई एंड लिसन टू द करेक्ट थिंग्स। अच्छे लोगों को सुनिए। बीबीसी हमें कहा जाता था कि बीबीसी सुनिए, क्वींस इंग्लिश, अब किंग्स इंग्लिश है, उसको सुनिए। तो कोशिश ये कीजिए कि अच्छे लोगों के साथ रहिए। आपके आसपास जहां कहीं भी इंग्लिश बोली जा रही है, इस कैंपस में मुझे लग रहा है अब कम अंग्रेजी, अब बहुत कम हो गई है, राइट। एक समय था यहाँ पे अंग्रेजी कार्यक्रम और वो चीज़ें ज़्यादा होती थी, लेकिन हो सकता है कि जो इस ग्रुप में लोग बैठे हैं, एक छोटा सा रेगिस्तान के अंदर एक ओएसिस बनाइए जहाँ थोड़ी इंग्लिश बोली जाती है। ऐसा सेंटेंस बोला है, मान लीजिए किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए, किसी फीलिंग को डिस्क्राइब करते हुए, नेचर को डिस्क्राइब करते हुए कोई अच्छा सेंटेंस बोला है, नीचे आजकल कैप्शंस भी आते हैं। सो पॉज इट एंड रिपीट इट इमीडिएटली लाउडली। मैं आज भी करता हूं। अगर मैं कोई नॉवल पढ़ रहा हूं और वहां पे कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मुझे नजर आता है तो मैं दोहराता हूं उसको रुक के। मेरे बच्चे पूछते हैं क्या हो गया पापा, चुपचाप पढ़ रहे थे, अचानक से ऊंचा ऊंचा बोलने लग गए। स्टिल हैपेंस, आई एम टेलिंग यू, राइट। क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं, मेरे भी न्यूरोलॉजिकल चीजें अभी इतनी नहीं हुई हैं। 20-25 साल से अंग्रेजी बोल रहा हूं, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट शैडो इट, पॉज, रिपीट immediately and keep repeating until it becomes natural to you. एक बार सेंटेंस बोलेंगे नेचुरली नहीं आएगा, 2 बार बोलेंगे नेचुरली नहीं आएगा, 3 बार थोड़ा हो सकता आ जाए। रिपीट करते रहिए जब तक कि आप जैसे स्क्रीन पे एक्टर बोल रहा है वैसे आप ना बोलने लगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? रिपीट एंड imitate completely as that actor is saying. Imitation is the best form of flattery कहते हैं, but imitation is also the best form of learning. हम नकल करके बहुत चीजें सीख लेते हैं। Keep learning. मैं आज भी कोई नया वर्ड आता है, स्टॉप। हालांकि थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि इतने साल तुम अंग्रेजी के प्रोफेसर हो चुके हो and there are still some words you don't know. But I think इस किस्म की एम्बैरेसमेंट से हम लोगों को ऊपर उठना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि कई ऐसे वर्ड हैं जो हमको नहीं आते हैं और हमको लगातार सीखने चाहिए, लिखते रहने चाहिए। कोशिश ये करिए कि आप उस फील्ड को पढ़िए जो आपकी नहीं है। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप हिस्ट्री पढ़िए थोड़ा बहुत, ताकि आपकी हिस्ट्री की वोकैबुलरी बढ़े। आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स की वोकैबुलरी बढ़ाना पड़े। तो कोशिश हमेशा ये करते रहिए कि आपकी वोकैबुलरी लगातार बढ़ती रहे। राइट देम डाउन। ये भी देखते रहिए कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं वो वर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए हैं। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ वर्ड्स याद करने से नहीं होगा, वर्ड्स रटने से नहीं होगा, वर्ड्स किस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं। इसलिए कोई भी अच्छी डिक्शनरी जो होगी वो आपको बताएगी कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। हम लोग एक नाटक कर रहे थे और वहां पे मुझे कुछ सेंटेंस बोलना था और एक वर्ड मैंने गलत बोल दिया और इमीडिएटली ऑडियंस में से वो उस मेरे वर्ड को वापस किसने बोला, राइट। तो ही एम्बैरेस्ड मी कंप्लीटली, राइट। मान लीजिए आप सब चुपचाप बैठे, कमरा बिल्कुल अंधेरा, लाइटें आप पे पड़ रही हैं, आपको लग रहा है कि आप यहाँ के बादशाह हैं एंड आप जबरदस्त एक लेक्चर उसमें दे रहे हो स्पीच, सडनली यू से समथिंग रॉन्ग एंड समबडी पिक्स इट अप और पिन ड्रॉप साइलेंस में किसी ने वो वर्ड बोला एंड इट्स डेवास्टेटिंग टू योर कॉन्फिडेंस, right? But that's okay, happens in life.
लर्न टू प्रोनाउंस करेक्टली। अच्छी डिक्शनरीज आपको हमेशा प्रोनाउंसिएशन की देती हैं। थोड़ा फोनेटिक्स सीखिए। फोनेटिक्स आपके इंग्लिश क्लासेस में अपने टीचर को बोलिए, चाहे किसी भी सेमेस्टर में पढ़ाते हो, सर एक लेक्चर या 2 लेक्चर फोनेटिक्स पे लीजिए कि वाउल साउंड्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हैं, डिप्थोंग्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हमको बताइए। प्रोनाउंसिएशन पे ज़रूर काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं। कोशिश कीजिए जो ओरिजिनल नेटिव स्पीकर है इंग्लिश के, उनको सुनिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की हो गई है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नेटफ्लिक्स पे आप लगाइए, पॉज कीजिए, रिपीट कीजिए। एक बहुत अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। आप सबके पास फोन्स, स्मार्टफोन्स हैं। रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल स्पीकिंग। वो ये काम आप अकेले में भी कर सकते हैं, राइट? आप अपने आप को कोई स्टोरी सुनाइए, रिकॉर्ड करिए और फिर वापस उसको सुनिए। अगर आप किसी टीचर के साथ आपका अच्छा रिलेशन है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसको भेजिए, कहिए सर हाउ कैन आई इम्प्रूव, मैम हाउ आई कैन इम्प्रूव, यू कैन आस्क, राइट? और कभी भी फीडबैक लेने से शर्माइए मत। नेवर एवर फील एम्बैरेस्ड। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं एज अ टीचर, जब मेरे पास बच्चे अपना पेपर लेकर आते हैं तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए उनकी हर गलती उनको बताता हूँ, लेकिन उससे क्या होता है, पेपर लाल इंक से भर जाता है और दूसरी बार बच्चा मुझे पेपर दिखाता नहीं है। अरे सर तो बहुत रेड मार्क्स लगा देते हैं। दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू परफॉर्म। ये आपकी परफॉर्मेंस का टाइम नहीं है। मैं आपकी परफॉर्मेंस जज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रिपरेशन जज कर रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? आई एम नॉट असेसिंग योर परफॉर्मेंस, आई एम असेसिंग योर प्रिपरेशन, कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो रही है। उसको बेहतर बनाने के लिए मैं रेड मार्क्स लगा रहा हूं। आपको तो इनवाइट करना चाहिए कि सर जितनी गलतियां निकाल सकते हैं निकालिए, बिकॉज मैं उतना इंप्रूव करना चाहता हूं, राइट? सो यूज टेक्नोलॉजी, show it to your friends, show it to your parents, show it to your teachers, show it to somebody who knows, and take feedback. Okay, that's very important. वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए। लैंग्वेज की कई ऐप्स आ गई हैं। मेरी बेटी एक लैंग्वेज ऐप से स्पेनिश सीखने की कोशिश कर रही है। जब उसका डुओलिंगो और इस तरह का आपको शायद मालूम होगा, तो ऐप्स लीजिए और उसमें सीखिए। कुछ इंग्लिश विंग्लिश की भी कई होती हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कोशिश कीजिए कि ऐसे क्लब्स बना लीजिए। कुछ डिबेटिंग क्लब्स बना लीजिए, कुछ डेक्लेमेशन क्लब्स बना लीजिए। और हम लोग कोशिश, मेरे दिमाग में बड़े टाइम से है कि हम शुआर्ट्स में एक ड्रामेटिक्स क्लब शुरू करें। माय कॉलीग इज़ हेयर, डॉक्टर सेबेस्टियन इज़ हेयर। हम लोग स्पेशल इवेंट्स कमेटी में हैं, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ उनके सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। तो हम लोग चाहेंगे कि एक ड्रामा क्लब या ड्रामेटिक्स क्लब हम लोग शुरू करें। वो कोशिश करिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब तक ड्रामेटिक्स क्लब ना शुरू आप कुछ मत करिए। डू समथिंग ऑन योर ओन। अपने लेवल पे कुछ करने की कोशिश कीजिए। कलेक्ट कीजिए 2, 4, 5, 10 लड़के लड़कियां आपस में मिलके कोई छोटा मोटा क्लब बनाइए, वहां पर कोशिश कीजिए, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक दैट वी कैन डू। एंड में एक ही चीज़ मैं कहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरी अब तक की बाकी सारी चीज़ें अगर आप भूल जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ जो आप मत भूलिए कि यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। स्टे कंसिस्टेंट एंड पेशेंट, ये 2 चीज़ें हैं जो आज हमारी यंग जनरेशन में नहीं है। ना कंसिस्टेंसी है, ना पेशेंस है। लेकिन भाषा जैसी बड़ी चीज़ कंसिस्टेंसी और पेशेंस के अलावा आ ही नहीं सकती। कोई भी चीज़, जो कोई भी वैल्यूएबल चीज़ आपको बिना पेशेंस के और बिना कंसिस्टेंसी के नहीं मिलेगी। कोई काम आपको करना है तो करते रहना है, राइट? कछुए की तरह देर से पहुंचोगे लेकिन पहुंच जाओगे, बट डू नॉट गिव अप ऑन द वे। सो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू लीव विद यू। स्टे कंसिस्टेंट एंड पेशेंट. Do not give up until you are able to speak as well as you would like to. ठीक है? So I think I will stop here, and if there is any question or any comment, I'll be very happy to take that. अच्छी बातें बताई, बहुत सारे सीक्रेट शेयर किए।
तो आप अच्छा है आप लोग अभी प्रश्न आप लोग के मन में है तो पूछें, सर आंसर करने के लिए अवेलेबल हैं। पेशेंस रखना है। जैसे हमने आज आपको सुन के अच्छा लगा और लग रहा है कि हाँ मुझे अब करनी है कोशिश आज से ही, पर ये चीज़ मेरे दिमाग में एक दिन या शाम तक या कल सुबह तक रहेगी, उसके बाद मैं इसको भूल जाने वाला हूँ। फिर इस चीज़ को मैं अपनी इस स्टूडेंट लाइफ में कंसिस्टेंसी को अपना लाइफ का एक पार्ट कैसे बना लूँ इस स्टेज में, कि मैं जो आपसे सुना है वो मुझे हर पल ये याद रहे कि सर बोल रहे थे कि इमेजिनेशन करिए, सोचिए कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। हाँ कुछ देर याद रहेगा, उसके बाद मैं भूल जाने वाला हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी का जो फ्लो है इसको मैं अपने साथ कैसे लेके जाऊँ? अगर किसी से सीख सकते हैं तो एथलीट्स से सीख सकते हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं अपने गोल के लिए। कि अगर मुझे विंबलडन जीतना है तो 7 साल का बच्चा ये बना लेता है गोल कि मुझे विंबलडन जीतना है। अगर आप नोवाक जोकोविच के बारे में जानते हैं तो 4 साल की उम्र से 7 साल की उम्र से उसको मालूम था कि ज़िंदगी में और कुछ करूँ ना करूँ लेकिन विंबलडन मुझको जीतना है। सो यू हैव टू सेट द गोल सेट करना है और शॉर्टकट नहीं लेना है। दिक्कत यह है कि हमें शॉर्टकट मिल जाता है, राइट? अब आप ये देख लीजिए, जॉन अब्राहम कहता है कि मेरे को 20 साल हो गए मैंने चॉकलेट नहीं खाया। मुझे काजू कतली बहुत पसंद है लेकिन मैंने 15 साल से खाया ही नहीं है। बाइचिंग ने वो सुनील छेत्री को सुन लीजिए। एथलीट से सुनेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन आपका बना रहेगा। अल्टीमेटली ये हमें डिसाइड करना, ये हमारे कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। सो वी हैव टू स्टे मोटिवेटेड, वी हैव टू लिसन टू द मोटिवेशन पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग। लिसन टू व्हाट क्रिस्टोफर सर सेड। देयर वाज अ टाइम के अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला होता तो मैं उसके 4 फुट दूर हो जाता था, लेकिन आज वो अंग्रेजी में बोलते हैं। यही हालत हमारी थी। सो लुक एट सम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, दैट इज द ओनली वे यू कैन डू इट। दूसरी चीज़ ये है कि सेलिब्रेट एवरी स्मॉल स्टेप। मान लीजिए आपने 1 हफ्ता ट्राई किया, 1 हफ्ते के बाद आपको अपने में कोई चेंज नज़र आया, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई डायरेक्शंस पूछ रहा है और आपने इसको अंग्रेजी में डायरेक्शन दे दी, वेल गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट एंड देन इट इज ऑन योर राइट। आपने इतना सेंटेंस बोल दिया, देन यू मस्ट सेलिब्रेट कि यार आज मैंने किसी को डायरेक्शंस दिए इंग्लिश में। सो यू शुड नोट इट डाउन। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, राइट? या आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, आपने इंग्लिश में ऑर्डर कर दिया, राइट? सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड सेलिब्रेट। नेवर फॉरगेट कि छोटी छोटी जो स्टेप आपने लिए हैं वो माइलस्टोन्स हैं, उनको सेलिब्रेट करेंगे तो आपको आगे जाने का हौसला और मिलेगा। ठीक है? सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई एम सेइंग। 1, लर्न फ्रॉम द पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। डोंट लुक एट, देखिए दुनिया में 99% या 98% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गिव अप कर दिया है, लेकिन आपको सिर्फ उन 2 लोगों को देखना है जो जिन्होंने गिव अप नहीं किया है। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैव टू से, राइट? अदरवाइज आई डोंट नो, हम लोग यहाँ कुछ मैकेनिज्म बनाए, हर कोई पूछे तुमसे कि आज क्या किया, राइट? सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्ली अकाउंटेबिलिटी। इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये होगी कि अगर आपके पास एक छोटा ग्रुप है तो सब लोग एक दूसरे को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। यार आज इंग्लिश स्पीकिंग में तुम लोग ने क्या किया है, राइट? सो यू कैन आस्क योर फ्रेंड कैन आस्क यू, यू हैव टू आंसर हिम, शी हैज़ टू आंसर यू। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू, सपोर्ट वन अनदर। हुआ या किसी ने मेरा मजाक बनाया या उड़ाया जो भी है, हाँ। उसने उस टाइम पे तो मुझे एम्बेरस फील हुआ। फिर उस चीज़ से मैं अपने आप को कैसे ओवरकम करूं कि वो मुझे ज़्यादा लंबे टाइम तक सफ़र ना करे। ये हमारी सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम है। अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो हम लोगों को लगेगा कि मेरे को ऐसा कैसा बोल दिया। टेक योर सेल्फ लाइटली। हाँ, अपने को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो यार, है ना? ठीक है, बोल दिया हो गया। जैसे आज मैं बता रहा हूँ कि मैं स्टेज पे खड़ा था, मैंने एक वर्ड बोल दिया, मेरे तुरंत ऑडियंस ने मेरी मिट्टी पलीत कर दी। अब सारी जिंदगी उसको लेके मैं बैठा रहूँ? इट हैपेंस, ठीक है, हो गया, राइट? सो इस तरह की कई चीज़ें होती हैं। डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। लाइफ बहुत लंबी होती है। अगर आज आपका किसी ने मजाक उड़ाया है तो आप उसे कहिए कि ज़िंदगी बहुत लंबी है बेटा, अगले मोड़ पे देखते हैं। हाँ, अगले मोड़ पे देख लेंगे।
कि कौन कहाँ तक पहुँचा है, राइट? तो तुम मेरा मजाक उड़ा के तुम कहाँ तक पहुँचते हो और अपना मजाक उड़वा के मैं कहाँ पहुँचता हूँ, देख लेंगे, 5 साल बाद देखेंगे, 10 साल बाद मिलते हैं, राइट? सो टेक योर सेल्फ लाइटली बट हैव योर रिजॉल्व फर्म. आपका इरादा पक्का होना चाहिए, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत, इरादे को देखो बस, ठीक है? जब हम किसी से बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज हो, मेनली इंग्लिश में, तो बात करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग स्टक हो जाते हैं, वो वर्ड हम फाइंड नहीं कर पाते. मतलब हमारे मन में होता है द टर्म वॉच मेक अ लाइट, कि मन में है बट बोल नहीं पाते हैं. तो उस चीज़ से हम लोग कैसे निकले? जैसे वो वर्ड एक्चुअली जो हिंदी का है होता है वो इंग्लिश में हम फाइंड नहीं कर पाते, जबकि हमें पता है कि उसका वर्ड हमें आता है, बट उस टाइम हम बोल नहीं पाते हैं. For me, every hurdle is an opportunity to grow further. So, and as I said, कि जब मैंने पहली बार नॉवल पढ़ा तो एक पेज पढ़ने में मुझे आधा घंटा लग गया, स्टक हो गया ना. बट नेक्स्ट टाइम 15 मिनट लगे, 5 मिनट लगे. So I can improve. The point is that the moment you identify the challenge, you are already moving toward the solution. तो अपने आप को चैलेंज तो हमको करते रहना चाहिए, right? And many of these things, what you are saying, what is your name? आलोक कुमार पांडे. आलोक, as I said, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं. अब ये सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में कैसे आएंगी अगर वो सबकॉन्शियस में गई ही नहीं है? सो फर्स्ट वी नीड टू लर्न, देन आवर माइंड विल ऑटोमेटिकली पिक इट अप. सो वी, और लैंग्वेज प्रैक्टिस से आती है. द मेनी वर्ड्स दैट आई एम नॉट थिंकिंग फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम स्पीकिंग, बट इट्स जस्ट कमिंग. व्हाई? बिकॉज इट इज समवेयर इन द रेपोजिटरी. मेरी एक सबकॉन्शियस में रेपोजिटरी है जैसे वर्ड अपने आप आ रहा है. कोई वर्ड होगा नहीं होगा, बट आई विल गो लुक इट अप इन द डिक्शनरी, I'll put it there and then one day it will come. So that is the only thing. सर वो वर्ड जो है आफ्टर द टॉक हमें याद आ जाते हैं बस ठीक है कि उस समय आ गया तो आ गया तो अच्छी बात talking है. to any teacher at the time when we get stuck, It is natural and it is not a problem with non-English speakers. Even with English speakers this happens. जो English speaking लोग हैं उनके साथ भी ये होता है, right? And it happens with English speakers also. So nothing to worry, but look at it as an opportunity. ठीक है? ओके आलोक. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि जैसे न्यूज़पेपर है, एक बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली स्टूडेंट को न्यूज़पेपर ज़रूर से पढ़ना चाहिए. और लाइब्रेरी में हम लोग के यहाँ न्यूज़पेपर आता है. ज़्यादा नहीं, अगर आप 1 पैराग्राफ भी अगर डेली पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और उससे आपका एक जनरल नॉलेज भी गेन होगा. और इसके साथ साथ जो वोकेबुलरी का एक इशू होगा वो आपको फेस करना होगा, तो उसके लिए डिक्शनरी है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. और जैसे सर ने टेक्नोलॉजी की बहुत सी बातें बताई, तो वोकेबुलरी में आजकल बहुत सी डिक्शनरी हैं जो वर्ड ऑफ द डे करके एक ऐसा रिसोर्स जैसा देती हैं. तो हर दिन एक नया वर्ड आप सीख सकते हो. हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी में हमारे पास हम लोग ऑनलाइन ऐसी सर्विस देते हैं. और कंसिस्टेंसी के लिए मैं यही सब चीज़ें बता सकता हूँ. और जैसा आपने बोला कि उसने बोल दिया है, और तो अब भाई एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, है ना? तो ये तो दुनिया है, इसी दुनिया में हमको रहना है और हमें इसी दुनिया में ही इम्प्रूव करना है. for your valuable talk. अब हम श्रीमान पुस्तकालय अध्यक्ष महोदय जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, वे अपने बहुमूल्य शब्दों से घोषणा करेंगे. Bought some bitter butter, so she bought some better butter to make the bitter butter better butter. आइस क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइस क्रीम. सुना है किसी ने? आइस क्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइस क्रीम. ओके, थैंक यू. जैसे सर ने अभी बहुत से नॉवेल्स के बारे में बताया, तो सेंट्रल लाइब्रेरी हैज़ अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ नॉवेल. लियो टॉलस्टॉय किसी ने सुना है? लियो टॉलस्टॉय, उसका बहुत अच्छा नॉवल हमारे यहाँ पर है, वॉर एंड पीस. जो लोग हिस्टोरिकल फिक्शन में इंटरेस्टेड हैं, नॉवल हमारे पास है. जो लोग रोमांस और एडवेंचर में इंटरेस्टेड हैं उसके लिए भी हमारे पास नॉवल है. सो वी हैव प्लेंटी ऑफ नॉवल.
आप ज़रूर से उसको बेनिफिट ले सकते हैं और ज़रूर से उसको पढ़ें। फीडबैक फॉर्म हम आपको भेजेंगे, तो काइंडली उसको आप भर दें फीडबैक, ताकि हमें पता चले कि हम कैसे अपनी इस टॉक को इम्प्रूव कर सकते हैं। अटेंडेंस सबने साइन कर दी होगी आई थिंक, अगर कोई रह गया है तो प्लीज़ अटेंडेंस आप साइन कर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ हमारे आप सबके लिए एक बहुत सुंदर सा रिफ़्रेशमेंट भी है, और वो